साइबर क्राइम का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि उसे अकेले पुलिस नहीं उससे पार पा रही है। हमारी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है उसे हैंडल करने की। इसको एक मेल आती है कि आपका जो है ना ब्रिटिश लॉटरी लगी है इतने पाउंड की, लगभग 2 करोड़ प्लस की उसकी वैल्यू होती है। तो वो सोचती है मेरी ज़िंदगी बन गई, जो मैं इतने दिन से परेशान थी, ये थी वो थी, तो सी जंप्स ओवर इट कि भाई जाने मेरा तो लॉटरी लग गई। मेरा सवाल है, जब आपने लॉटरी खेली नहीं ये तो सोचना चाहिए था ना, जब आपने लॉटरी खेली नहीं तो लगेगी कैसे। अब मेवात का हाल ये है, मेवात जो है आपको बता दूं जामताड़ा से आगे निकल चुका है साइबर क्राइम में, और लंबी बेल्ट है ये भी जामताड़ा की तरह। कभी ऐसा हुआ है इन सारे केसेस में कि पैसा जो लुटा है वो बरामद हुआ? पैसा साइबर क्राइम में बहुत कम बरामद हो रहा है। इसमें 1500 करोड़ का घोटाला, 1500 करोड़ लेके गायब हो गए। इसके पीछे सारे चाइनीज या सिंगापुर के लोग निकले। मेरे विचार से साइबर की दुनिया में ये मान के चले, शक को सबसे पहले डालने, मतलब कि जो सामने वाला ऐसा कर रहा तो क्यों कर रहा है, इसमें गड़बड़ हो सकती है। अपने को 5 सेकंड 10 सेकंड दे के चले। हम सोचें कि व्हाट्सएप है तो बड़ा सेफ है, कुछ नहीं सेफ है। आप जो आपका मोबाइल है वो किसी और के हाथ में समझ लो पैरेलली चला, और गलती क्या थी, मैंने एक लिंक क्लिक कर दिया जल्दबाजी में। जिस व्यक्ति ने आपकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाई उसने क्या बोला फिर पूछताछ में? आप मिले उससे? मैं व्यक्तिगत तो नहीं मिला, किंतु उनको ये सोचते हैं कि भाई जितना बड़ा अफसर होगा उतना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा इनके नाम से। जो सारी मशीनें, जो सारी सोशल मीडिया ऐप्स हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए गढ़ी गई, या कम से कम हमें इसी तरह से बताया गया, यदि वही हमारी समस्या की सबसे बड़ी जड़ बन जाए तो क्या है? अब ये एक शुरुआती वाक्य है जो सदाचार वेला में कहे गए कथन की तरह लग सकता है। इसको कहानियों से स्थानांतरित कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। एक बुजुर्ग हैं, उनके घर में अब कोई नहीं है, बेटा किसी दूसरी जगह पर नौकरी करता है। फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती होती है, फिर वो लड़की कहती है हम आपसे मिलने आएंगे, फिर फ़ोन करती है और कहती है कि हमको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और छूटने के लिए इतने पैसे चाहिए, वापस जाने के लिए इतने पैसे चाहिए। आप अब तक उसकी दोस्ती के भरम में पर्याप्त ढंग से पड़ चुके हैं। आप पैसे लुटाते जाते हैं और हो जाते हैं अवसाद के शिकार, क्योंकि इस सब के बीच एक दिन आपको ये एहसास होता है कि आप साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं, और फिर कांपती आवाज़ से आप अपने बेटे को बताते हैं शर्मिंदगी के बोझ के तले कि आपसे क्या गुनाह हुआ है। एक और नौजवान है जिसकी पत्नी को कैंसर है। उस कैंसर की अवस्था से जूझते हुए उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है ऑनलाइन, पहले फेसबुक और फिर कॉल के ज़रिए, और वहाँ पर भी ठगी का एक ऐसा ही तंत्र बुना जाता है। सेक्सटॉर्शन कहते हैं इसे। एक माँ है जो द्रवित है और अपने बच्चों के लिए कुत्ते का पिल्ला खरीदना चाहती है और इस फेर में लाखों रुपए लौटा देती है। एक हल्दी का कारोबारी है जिसकी इकलौती तमन्ना अब है कि वो देव दर्शन करे और सहूलियत के लिए हेलीकॉप्टर से चला जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर की बुकिंग के नाम पर ठगा जाता है। रिजॉर्ट में काम करने वाली, अकाउंट के डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक लड़की है जो अपने परिवार की माली हालत को सुधारना चाहती है। इस चक्कर में वो खुद चोर बनती है, क्योंकि उसे ये भरम दे दिया गया है सफलतापूर्वक कि उसने ऑनलाइन एक लॉटरी जीत ली है, और लॉटरी की जीत में मिलने वाली रकम कैसी होगी, ये कुछ नोटों की गड्डी होगी जो नोट जैसे दिखेंगे नहीं, कागज़ होंगे। भरम दिया जाएगा कि ये डॉलर हैं, एक ख़ास किस्म के केमिकल से गुजारे जाएंगे तो अपने असली स्वरूप में वापस आ जाएंगे। पर यहाँ भी ठगी का एक नया तंत्र है। अलग अलग नाम, अलग अलग चेहरे, अलग अलग तरीके, सबके उस तरफ कोई स्कैमस्टर बैठा हुआ है और सबके इस तरफ निरपराध, भोली भाली और डर से पीड़ित जनता है। तो फिर किया क्या जाए? इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए एक आईपीएस अधिकारी ने किताब लिखी साइबर फ्रॉड्स के बारे में विस्तार से, तमाम केसेस, उसमें पुलिस ने कैसे वर्किंग की और आगे क्या सावधानियां बरती जाएं, इन सबको बताते हुए किताब वाला में आज की किताब है साइबर एनकाउंटर्स। इसे लिखा है इस समय जो उत्तराखंड राज्य के डीजीपी हैं अशोक कुमार जी, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी उन्होंने, और साथ में ओपी मनोचा जी ने। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ जी, बहुत धन्यवाद।
तो डीजीपी की नौकरी तो बहुत व्यस्तता वाली होती होगी। प्रदेश में कहीं एक चौकी में भी कुछ भी खड़का तो डीजीपी को प्रेस वाले घेरते हैं और जवाबदेही तय करने की कोशिश की जाती है। इन सब के बीच इस किताब को लिखने का ख्याल और समय कैसे मिला? देखिए, ख्याल तो नेचुरल है कि आज की तारीख में हमारी ज़िंदगी ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है। विशेषकर कोरोना ने इसको और फास्ट कर दिया। लाइफ जो है पहले धीरे धीरे हर चीज़ हमारी ऑनलाइन होगी। कोरोना के दौरान एजुकेशन ऑनलाइन होगी, जॉब्स ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, और बैंकिंग ऑनलाइन हो गई। तो कुल मिला के लाइफ हमारा धीरे धीरे ऑनलाइन हो गया। अगर लाइफ ऑनलाइन होगा, बैंकिंग ऑनलाइन होगी, तो नेचुरल है क्राइम भी ऑनलाइन होगा। मतलब क्रिमिनल भी वहीं जाएगा ना जहाँ पैसा है। तो इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, साइबर क्राइम का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि उसे अकेले पुलिस नहीं उससे पार पा रही है। हमारी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है उसे हैंडल करने की। अगर आपको बताएं, एक साल में 10 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट आया देश में 2022 में। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है कि साइबर क्राइम क्या है, कैसे हो रहा है, क्या उसके मॉडस ऑपरेंडाई है, कैसे आम आदमी उसके जाल से बच सकता है, कैसे अपने को सेफ्टी मतलब उससे सेफ रख सकता है। तो उसी से ये ख्याल आया कि एक ऐसी किताब लाई जाए कहानियों के माध्यम से, साइबर क्राइम की रियल कहानियों पे बेस्ड जो हो, उनके माध्यम से लोगों को बताएं कि कैसे क्रिमिनल्स आपको जाल में फंसाते हैं और कितना मुश्किल है इन केसेस को वर्कआउट करना, क्योंकि हजारों मील दूर बैठा है क्रिमिनल जी। नॉर्मल क्रिमिनल तो क्या होगा, मैक्सिमम यूपी बॉर्डर का होगा हमारे उत्तराखंड में, किंतु यहाँ तो अफ्रीका के क्रिमिनल हैं, जामताड़ा के क्रिमिनल हैं, मेवात के क्रिमिनल हैं, अरुणाचल के क्रिमिनल हैं। उनको पकड़ के लाना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। तो फिर वो जब इतना सब लोग, मुझे विश्वास है कि जब लोग ये पढ़ेंगे तो समझेंगे कि भाई कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो आइडिया तो इसलिए आया कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। किताब का चैप्टराइजेशन बड़ा दिलचस्प है। विश कन्या, लॉटरी जो कभी खेली नहीं गई, जब निकाल ली ठगों ने प्लास्टिक मनी की मनी, या दुनिया का सबसे महंगा पिल्ला, इन सब पे मैं आऊँगा। लेकिन चूंकि इसमें बार बार तकनीक का जिक्र होगा, तो आपकी खुद आईआईटी की बीटेक एमटेक की बैकग्राउंड भी इसमें काम आती है कभी? नहीं, काम तो आती है, टेक्निकल माइंडसेट काम आता है। उसे आईआईटी कहने जैसे जो मेरे को ऑथर हैं, ये मिस्टर मनोज झा, ये डीआरडीओ के एक्स साइंटिस्ट हैं, तो ये भी टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। और उनका साथ इसलिए लेना पड़ा, जो आपका पहला सवाल था कि इतने व्यस्त समय में समय कैसे मिलता है, तो फिर वो मेरे साथ को ऑथर हैं तो आसान हो जाता है। नहीं तो कोई ये किताब लिखने में 6 महीना लगता है लगभग, तो वो आसान हो जाता है। तो यस, आपका सवाल बाकी। तो दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि अब थोड़ा हम लोग चैप्टर्स पे आगे बढ़ते हैं। पहला ही चैप्टर है विश कन्या। 65 साल का आदमी 97 लाख रुपए चुकाता है। वो आपने जैसे बता दिया कि होता क्या है ना, हमारे जो एजेड आदमी हैं वो नया नया साइबर इसकी ऑनलाइन दुनिया में आया है, ठीक है ना, नया नया सोशल मीडिया पे आया है। तो उसे नहीं, वो लगता है सोशल मीडिया की दुनिया बड़ा बढ़िया है, दुनिया भर के फ्रेंड्स हैं, अननोन फ्रेंड्स हैं, उसके बीच में फेसबुक वगैरह ऑपरेट करना सीखता है। लेकिन नई पीढ़ी तो इसके साथ बोर्न हुई है, सो दे नो हाउ टू ऑपरेट इट। बट जो एजेड आदमी उसे ज़्यादा नहीं पता, और वो इस तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट के जाल में फंस जाता है कि कोई सुंदर सा चेहरा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उसको पहले हमें 10 सेकंड सोचना चाहिए, अपने को टाइम देना चाहिए। क्या मामला क्या था ये? मामला यही था कि राजपुर रोड का मामला था, देहरादून का? नहीं, ऑनलाइन मामला है। आदमी राजपुर रोड में रह रहा है या मसूरी में रह रहा है, बराबर है। और इसका जो क्रिमिनल है वो तो कैमरून का निकला, और उन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट की महिला को भी यूज किया, ठीक है। तो क्या थोड़ा मामला बताएंगे? मामला यही है कि फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजा, और वो रिक्वेस्ट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर धीरे धीरे चैटिंग शुरू कर लिया, उसके थ्रू इनको अपने उसमें जाल में फंसा लिया, इमोशनली इनसे अटैचमेंट दिखाया है। तो ये अपनी कहानियाँ उन्हें बताते रहे, कैसे मैं लोनली हूँ, कैसे मैं अकेला हूँ, मेरी वाइफ नहीं है, बेटा मेरा दूर रहता है। तो स्लोली इमोशनल जाल में ले लिया। फिर कहीं ना कहीं कि चलो मिलने का जो है टाइम फिक्स होता है, मैं मिलने आ जाती हूँ, है ना। और उस मिलने आने के नाम पे ही धीरे धीरे उससे पैसा निकालते रहते हैं। आखिरी तक जब हमने एक क्रिमिनल पकड़े जो है, आखिरी तक उसको ये विश्वास नहीं था कि वो रियल में नहीं आई है। ही बिलीव्ड कि वो आई है, और पुलिस मुझे ज़बरदस्ती जो है इनको अरेस्ट कर रही है। तो ये इस तरह से आदमी जाल में फंस जाता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा। जो
यस। एक और केस आपने इसमें लिखा है, लॉटरी जो कभी खेली ही नहीं गई थी। देखिए जो लॉटरी वाला क्राइम है ना, ये उत्तराखंड का पहला साइबर क्राइम है इसको जी, आपने आखिरी में लिखा भी हो। हाँ, क्योंकि मैं उन दिनों आईजी गढ़वाल था और ये कहानी नरेंद्र नगर की फेमस रिसोर्ट है वहाँ पे, ऋषिकेश से आगे। जी, ऋषिकेश से 16 किलोमीटर है और काफ़ी फेमस है, बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार भी वहाँ जाके रुकते हैं। और इसको एक मेल आती है कि आपका जो है ना ब्रिटिश लॉटरी लगी है इतने पाउंड की, लगभग 2 करोड़ प्लस की उसकी वैल्यू होती है। तो वो सोचती है मेरी ज़िंदगी बन गई, जो मैं इतने दिन से परेशान थी, ये थी वो थी, तो सी जंप्स ओवर इट कि भाई जाने मेरा तो लॉटरी लग गई। मेरा सवाल है, जब आपने लॉटरी खेली नहीं, ये तो सोचना चाहिए था ना, जब आपने लॉटरी खेली नहीं तो लगेगी कैसे? इस जाल में आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी, आपको लॉटरी खेली है ना, आपको हमें गवर्नमेंट को एक्सेप्टेंस भेजना है तो कुछ मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा, ये सब वो दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि मतलब कुछ टैक्स के नाम से ले लिया कि इसका कुछ टैक्स एडवांस में जमा करना पड़ेगा। फिर बोला कि जी वो जो है पैसा लेकर के आपके आ रहे हैं, लास्ट में बोलेंगे कस्टम से फंस गया आके। कस्टम, अब उनसे छुड़ाना तो 2 लाख रुपए दीजिए, 3 लाख रुपए दीजिए। फिर वो उसको शुरुआती दौर में उसके पास तो पैसा था नहीं, तो क्योंकि अकाउंट्स में काम करती थी तो उसने होटल के अकाउंट से ही पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके 21 लाख रुपया जो है इनको दे दिया और ये क्रिमिनल निकले नाइजीरिया के। पहला हमारा एक्सपीरियंस था, हम लोग लगे हुए थे, पीछे लगे हुए थे। फाइनली दिल्ली से हम लोग ने ये नाइजीरियन क्रिमिनल्स को पकड़ा। उन्होंने बोला कि जब आया कि मिल के भी गया इनसे वो एक बारी ऋषिकेश में, और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो नोट हैं ये मैं केमिकल लगाऊंगा, ये सब वो बन जाएंगे, डॉलर्स बन जाएंगे। उसने कुछ उनके सामने करके दिखाया। बाद में देखा कि वो तो सारे प्लेन कागज हैं, वो कुछ हो ही नहीं रहा है, बिकॉज वो फ्रॉड था, प्योर फ्रॉड था। तो ऐसे जाल में जो है लड़की हमारी फंस गई और उसने एक प्रकार से चोरी भी की। उस पर चोरी का केस चला लड़की पे, क्योंकि वो उनके होटल वालों की ओर से चला और लड़की की ओर से इस नाइजीरियन पे केस चला। तो ऐसे ये क्राइम हुआ। एक इसमें जो सबसे दिलचस्प चैप्टर है डीजीपी साहब, वो है जिसमें आपके नाम से डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है, एक फर्नीचर वाले को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उसके बाद पैसा मांगा जाता है। ये क्या केस है? देखिए, इसको बहुत सारे लोग हमारे मीडिया के बंधु ये कहने लगते हैं कि जी आपकी आईडी हैक हो गई। नहीं, ये तो है कहाँ? हाँ, मैं वही कहूँगा, आईडी हैक केस नहीं है, ये फेक आईडी केस है। क्योंकि उसने कोई मेरे पासवर्ड में हैक थोड़ी किया है। ऐसा नहीं, उसने मेरे अकाउंट के अंदर सेंधमारी कर ली और उसकी एक्सेस ले ली, ऐसा नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, आपकी हमारी किसी भी नॉन पर्सनैलिटी की फोटो को सोशल मीडिया से उठाएंगे और उस नाम से एक फेक अकाउंट क्रिएट कर देंगे। फेक व्हाट्सएप आजकल क्रिएट कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है लोग बाग जो है वो उस पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके थ्रू उनके जो कॉन्टैक्ट्स, कुछ लोग जो फ्रेंडशिप वगैरह स्वीकार कर लेंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे पैसा मांगेंगे कि 50,000 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो। तो आई वाज शॉक्ड कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मतलब भाई डीजीपी की ही उन्होंने जो है वो बना डाली फेक आईडी और उसके नाम से किसी से पैसा मांगने। मैंने कहा इमीडिएट एफआईआर करो। कई लोगों का हो सकता है टेंडेंसी कि भाई हम छुपाएं, छुपाने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक क्राइम है और इनको इतना बड़ा चैलेंज भी है हमारे लिए। मैंने कहा इस केस को हर हालत में वर्कआउट करना है। तो जब हमने देखा तो मेवात की निकली वो आईडी। अब मेवात का हाल ये है, मेवात जो है आपको बता दूं जमताड़ा से आगे निकल चुका है साइबर क्राइम में, और लंबी बेल्ट है ये भी जमताड़ा की तरह। तो वहाँ पे पूरा का पूरा गांव यही कर रहा होता है। पुलिस पकड़ने जाती तो पुलिस को घेर लेते हैं, उन पे अटैक कर देते हैं। स्थानीय लोकल पुलिस का सपोर्ट बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये लोग लोकल पुलिस हो, लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो, सबको कहीं ना कहीं उसमें रखते हैं अपने इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो जब हमारी टीमें वहाँ पहुँची, हमारे साथ भी यही हुआ। तो फिर ये जो है इनको पता चल चुका था उत्तराखंड पुलिस आई है, डेरा डाले हुए, तो ये लोग विशाखापट्टनम तक भागे। वहाँ तक हमारी टीमों ने इनका पीछा किया, फाइनली इनको पकड़ा। डीजीपी साहब शॉर्ट में बता रहे हैं, बड़ी रोचक है ये पूरी चेस की कहानी। कैसे भरतपुर पहुंचती है टीम सादी वर्दी में, पकड़ा जाता है, मोबाइल बंद है, फिर मोबाइल की लोकेशन एक बार आती है सागर, फिर सागर से बालोद, फिर वो जगदलपुर की लोकेशन आती है, तब ये खबर फैला दी जाती है कि पुलिस टीम लौट गई। यही है ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल एकदम संक्षेप में बता रहे हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जनता हो सकता है लालच रहे पब्लिक को पढ़ने का। बढ़िया। ये कुत्ते की क्या कहानी है?
हमने ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड सुने हैं, लेकिन पेट्स के नाम पे ये मेरे लिए पढ़ने में नया केस था। ये भी बहुत ही स्ट्रेंज कहानी है। एक महिला है बेचारी, अपना कोरोना में अपने हस्बैंड को खो चुकी है जी। तो, और उसकी जो है बेटी है एक, और वही उसकी दुनिया है। तो उसको बहुत लंबे समय से उसे कहते थे कि मम्मी मेरे लिए पपी खरीद दो, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा हाँ खरीदेंगे। तो इस साल जो है उसने सोचा उसका बर्थडे आने वाला है, महीना 1.5 महीना में, तो उसके बर्थडे पे मैं गिफ्ट दे देती हूँ। सो दे बोथ सर्च ऑनलाइन फॉर ए डॉग, फॉर ए पपी। ऑनलाइन में उनको एक पसंद आ जाता है पपी, तो फिर उसकी डील करते हैं। डील होती है सिर्फ 15,000 में, और उस डील के बाद जो है उससे इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। वो उनको डॉगी का फोटो भी दिखाता रहता है, वीडियो दिखा, तो इस लड़की का अटैचमेंट बढ़ जाता है और ज़्यादा, मम्मी यही चाहिए मुझे तो। और फिर धीरे धीरे उसके साथ जब साइबर फ्रॉड शुरू होता है कि उसको लाएंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके नाम का इतना ला दो, फिर वो एयरपोर्ट में फंस गया, उसके नाम का इतना दे दो, फिर पुलिस वालों ने वो कर लिया, मतलब ऐसे ऐसे करके उससे ओवरऑल यू कैन नॉट इमेजिन 66 लाख रुपया हड़प लेते। तब जाकर के लेडी की आंखें खुलती, एक सच नहीं ये तो क्राइम हो रहा है मेरे साथ। तब वो पुलिस के पास आती है, तब हम FIR करते हैं, और जब फाइनली जब क्रिमिनल कैमरून का निकलता है इसमें। कभी ऐसा हुआ इन सारे केसेस में कि पैसा जो लुटा है वो बरामद हुआ? पैसा साइबर क्राइम में बहुत कम बरामद हो रहा है। उसकी बैकग्राउंड ये है कि देखिए, जो NCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है और 1930 जो हेल्पलाइन है, ये पूरी पहली बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल लेवल पे, MHA लेवल पे इस तरह का हुआ, क्योंकि क्राइम स्टेट सब्जेक्ट है। पूरे देश के लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन दी, पूरे देश के लिए, और एक पोर्टल दिया NCRP, उस पर हम रिपोर्ट करें। तो पर्पज ये है कि जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी पैसा जो है बचने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। भाई मान लिया आपका पैसा जा तो ऑनलाइन ही रहा ना, किसी के खाते में जा रहा है, अकाउंट्स तो सारे फेक हैं, तो इससे पहले कि वो पैसा निकाल पाए उससे पहले फ्रीज हो जाए। जितना जल्दी मैं रिपोर्ट करूंगा तो फ्रीजिंग का चांस रहेगा। तो जब वो अकाउंट फ्रीज हो जाता तब तो ज़्यादा चांस है उस स्टेज पे, तो उससे अगली स्टेज पे बहुत कम चांस है। वैसे अभी हम लोगों ने ये जो जामताड़ा वगैरह में इन लोगों की प्रॉपर्टियों पे भी अटैक करना शुरू कर दिया है कि उनको अटैच कराएंगे, गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज बैंकों से तो पैसा बहुत जल्दी निकाल देते हैं लोग, ई वॉलेट से फिर आगे, फिर कहीं आगे। अरे इसी में एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ सौरभ जी। ये पावर बैंक घोटाला, ठीक है। पावर बैंक घोटाला चाइनीज घोटाला था, 2021 में हुआ पूरे देश में, उत्तराखंड में नहीं हुआ, पूरे देश में हुआ। मार्च में ये लोग गूगल स्टोर पे, गूगल उस पे जो है अपनी ऐप लेकर के आए, पावर बैंक ऐप, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि 15 दिन में पैसा डबल। तो जनता को कैसे विश्वास दिला, भी 15 दिन में पैसे कैसे डबल हो जाएगा। जनता को विश्वास दिलाने के लिए इन्होंने बोला कि हम जो है आपका पैसा उसमें स्टार्टअप्स में लगाएंगे, स्टार्टअप्स बाय IITians, स्टार्टअप बाय IM पीपल, ठीक है। तो जनता ने सोचा हाँ आजकल स्टार्टअप बहुत चल रहे हैं भाई, जैसे फ्लिपकार्ट चल गया, जैसे इसने बायजू चल गया, तो इसमें तो डबल क्या 50 गुना 100 गुना पैसा हो जा रहा है। तो लोगों ने विश्वास कर लिया, तो जैसे एक आदमी ने पहले 10,000 लगाया, उसका 20 आ गया, 15 अगले 15, तो उसने 50 लगा दिया, फिर 1 लगा गया, 1 महीने में डबल हो गया। उसने अगली बार अपने 10 दोस्तों को बताया, 10 रिश्तेदारों को बताया, ठीक है। ऐसे ऐसे पैसा लगता चला गया। ये ऐप मार्च 21 में आई थी प्ले स्टोर पे, और जून 21 में गायब हो गई, 3 महीना रही। 3 महीना में 10 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया, और इसमें 1500 करोड़ का घोटाला हुआ, 1500 करोड़ लेके गायब हो गए। इसके पीछे सारे चाइनीज या सिंगापुर के लोग निकले, और पैसा सारा का सारा कन्वर्ट होके क्रिप्टो करेंसी के थ्रू विदेश। तो सोचिए, मतलब पुराने ज़माने में भी होते थे ये डबल पैसा करने वाले घोटाले जी। एक शहर में आके टीम बैठ जाती थी, पर 5-4 करोड़ ले गए। ये तो पूरे देश का बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने। 250 FIR हुई देश भर में, सबसे पहले हमने की, दूसरी बेंगलोर, तीसरी दिल्ली। तो साइबर क्राइम की प्रॉब्लम यही है ना कि वॉल्यूम्स जाने कितनी। एक दिन में जामताड़ा में बैठा आदमी, उसने 500 लोगों को जाल फेंका, 500 मछलियों को जाल फेंका, 5 फंस गई, 500 में वो बहुत है उसके लिए। 1 लाख रुपया हो गया, तो 30 लाख रुपये महीना कमा रहा है। तो
क्योंकि आपको साइट पे जाना नहीं पड़ता। अगर आपको चोरी लूट डकैती करनी थी पुराने ज़माने में तो आप जाते ना मौके पे जाते, पकड़े भी जा सकते थे, सीसीटीवी में आ जाओगे, जनता ने पकड़ लिया तो ठुकाई कर देगी, पिटाई कर देगी, है ना। ये सारे रिस्क खत्म। आप तो हज़ारों मील दूर बैठे हो और एक दो को नहीं, एक साथ 1000 लोगों को भेज रहे हो, अपना पैसा फेंक रहे हो, मेल भेज रहे हो, कोई तो फंसेगा। ये है इसमें। देखिए बार बार बैंक का जिक्र हो रहा है, लेकिन एक केस आपने ऐसा भी लिखा है जिसमें बैंक का अधिकारी ही गड़बड़ निकला। हाँ, ये भी है, वो बड़ा स्ट्रेंज केस है। इवन हम लोग भी कई बार करते हैं ना, हम सोचते हैं हमारा बैंकर तो उस पर तो पूरा ही विश्वास करके चलते हैं। उसे कहते हैं यार तुम मेरा ये निकाल देना, या है ना जी, तो वो बैंक वाला उसको विश्वास में लेके इसका सारा पैसा जो है निकाल डाला, 30 लाख के करीब। तब उसे समझ आया, जो आदमी को कहता है ना मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तुम्हारा कोई बड़ी जगह इन्वेस्ट करा दूंगा जहाँ पे और ज़्यादा आपकी इनकम बन जाएगी, तो हम ब्लाइंड विश्वास करते चले जाते हैं। तो और ब्लाइंड विश्वास के नाम पे वो खुद ऐश कर रहा था, दिल्ली में होटलों में 5 स्टार में रहता था। फाइनली हमने अरेस्ट किया उसे भी। एक वो हेलीकॉप्टर वाला घोटाला है। अरे हेली की सवारी हाँ, पड़ी भारी। हाँ, पड़ी जेब पर भारी। अभी बहुत चल भी रहा है। अरे आज की केदारनाथ डेट में बद्रीनाथ भी की यात्रा है। का दौर। ये लास्ट ईयर पहली बार उजागर हुआ, ये पहली बार सामने आया। ठीक है भाई, केदारनाथ जी की जो हेली टिकट है वो बहुत आसानी से नहीं मिलती है। कारण क्या है कि 5 से 7 हज़ार रुपये सारा रेट है, जाने आने दोनों साइड का। तो इतने में तो घोड़ा ही 5 से 7 हज़ार से ज़्यादा ले लेता है। तो आदमी की हेली राइड भी हो जाती है, बड़े सुंदर पहाड़ों के चोटियों के, बर्फीली चोटियों के दर्शन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ डेली केदारनाथ जी में 15,000 से 20,000 आदमी जाता है। 1,500 के करीब कैपेसिटी है हेलीकॉप्टर्स की। ठीक है, तो उनमें से 50% ज़्यादा आदमी हेलीकॉप्टर से जाना चाहता है, तो अवेलेबल नहीं। तो टिकटें जिस दिन खुलता है उसी दिन ख़त्म हो जाती है 10 मिनट में। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने फर्जी वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया कि जी हम हेली टिकट हमसे लो, बेचा, बेचारे गए 15 का ग्रुप, पहुंच रहे फाटा में, गुप्त काशी में, और वहाँ जाके बोले देखो टिकट दिखाओ, तो फेक है, ऐसे तो कोई कंपनी है ही नहीं, फर्जी है। तो जो बेचारे आए उनकी यात्रा अलग गई, पैसा अलग गया, अटक अलग गई कि कहाँ केदारनाथ जी के दर्शन होने थे, सब गायब। तो फिर हमने लास्ट ईयर बड़ा मेहनत कर करके इन पे 3-4 केसेस के फाइनली गैंग को ट्रैक किया, वो नवादा और नालंदा से पकड़ करके लाए। इस साल भी हमने इसी को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ना IRCTC को दिया था, ये रेलवे वाली को, और वेल पब्लिसाइज किया कि आप इस वेबसाइट के अलावा और कहीं से ना खरीदें। और फिर भी आदमी धोखे में आ जाता है, जल्दी गूगल सर्च और उन सब के चक्कर में। तो इसमें मैं ये सोचता हूँ कि आदमी को ये करना चाहिए, जो आदमी लिंक भेज रहा है उसकी बजाय मैं अपनी ओर से उस लिंक को वेरीफाई करने के लिए सर्च करूँ गूगल पे जाके, तो ज़्यादा पता चलेगा इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये कितना एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। तो थोड़ा वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हम ये, मेरे विचार से साइबर की दुनिया में ये मान के चलें, शक को सबसे पहले डालना है। मतलब कि जो सामने वाला ऐसा कर रहा तो क्यों कर रहा है, इसमें गड़बड़ हो सकती है। अपने को 5 सेकंड 10 सेकंड देख के चलें। अभी क्या हो रहा है ना, आपका हमारा मोबाइल है, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो अचानक से आप उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हो, आता है वो ऑप्शन मांगता है ना, अटक जाता है ना कि आप इस शर्तें स्वीकार करिए, ये करिए, आप खट से क्लिक कर देते हो क्योंकि आपको जल्दी है। आपने देखा भी नहीं उसने क्या पूछा, आपने देखा भी नहीं, वो कह रहा है कि अपडेट लेटर, अपडेट, ये ऐसे ऐसे आते हैं ना, कुछ कुछ आते रहते हैं प्रॉम्प्ट। तो हम बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे सब ऐसे तेज भागते रहते हैं दुनिया में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक अननोन लिंक मैंने अगर क्लिक कर दिया, एक अननोन लिंक, तो मेरा मोबाइल का 100% किसी और के हाथ में जा सकता है। 100%। मतलब आप जो बात कर रहे हो, आप जो वीडियो देख रहे हो, आपकी जो फोटोज हैं, A to Z। हम सोचें कि व्हाट्सएप है तो बड़ा सेफ है, कुछ नहीं सेफ है। आप जो आपका मोबाइल है वो किसी और के हाथ में समझ लो पैरेलली चला गया। और गलती क्या थी, मैंने एक लिंक क्लिक कर दिया जल्दबाजी में, कोई मेरे पास SMS आया, कोई व्हाट्सएप आया, कोई ईमेल आया, उसमें क्लिक कर दिया। वो तो उसको बड़ा लुक्रेटिव, बड़ा ही अट्रैक्टिव बना सकता है ना लिंक को। मान लिया यही कहे कि केदारनाथ जी की टिकट के लिए जो है यहाँ पे लिंक क्लिक करें, आपने क्लिक किया, चलो टिकट का फ्रॉड हो गया तो छोटा फ्रॉड है। अगर उसने आपके साथ पूरा आपके मोबाइल को ही क्लोन कर डाला उस लिंक के, जी, तो आप तो गए।
फिर पेगासस की जरूरत ही क्या है। ट्रू। इसमें एक हम लोगों ने देखा है कि जिस एक प्रकार के केसेस में सबसे ज़्यादा हिचकते हैं लोग, वो हैं सेक्सटॉर्शन के केसेस। किस किस तरह के केसेस आते हैं इसमें, और जब आप विक्टिम से बात करते हैं तो वो क्या क्या बताते हैं? सेक्सटॉर्शन को मैं कहूँगा वो हनी ट्रैप का फास्ट फॉरवर्ड रूप है। हनी ट्रैप में भी आप कुछ मेहनत करते थे, ठीक है ना, सामने कोई चेहरा है और फिर उससे आप इमोशनली अटैच, चैटिंग शुरू करते हो, फिर इमोशनली अटैच होते हो, फिर तभी जाके 1-to-1 मिलने की बात होगी या वीडियो चैट होगा, है ना, आपस में वीडियो चैट होगा, फिर उससे आपको स्क्रीनशॉट लेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। आज की तारीख में इतने फास्ट लाइफ आ गई है कि आपको वीडियो कॉल किया सामने वाले ने और आपने उठा लिया, गलती से उठा लिया, हमने देखा नहीं अननोन नंबर है, तो इसलिए अननोन नंबर का वीडियो चैट कभी, वीडियो कॉल नहीं उठाना कभी। तो इधर आप हो, उधर उन्होंने, उधर पता चला कोई जो है न्यूड फीमेल है, तो आपका एकदम से स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आप ब्लैकमेल होना शुरू हो गए कि देखो जी हम वायरल कर देंगे, आपके सारे रिलेटिव्स को भेज देंगे, फ्रेंड्स को भेज देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तो आप ब्लैकमेल में, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं कहूँगा ऐसे में हमें ओपनली बोलना चाहिए, हम खुद ही पोस्ट कर दें उसको अपने सोशल मीडिया पे कि कोई ऐसे मुझे ब्लैकमेल करने को कोशिश कर रहा है। मैं 10 ऐसे लोगों को बता चुका हूँ, वो कहेंगे साहब नहीं तो मेरा तो बुरा हाल। मैंने क्यों डर रहे हो, उसका पर्पज आपसे, आपको बेइज्जत करना नहीं है, उसका पर्पज आपसे पैसा लेना है। तो द मोमेंट आप डरना छोड़ दोगे, कहानी खत्म, वो भाग जाएगा खुद ही। 10 के 10 केस में ये हुआ जो मैं बोल रहा हूँ। अभी इसका ही लेटेस्ट नया रूप देखने को मिला मुझे एकदम। क्या? वो ये मिला कि यंग लड़कियों को परेशान कर रहे हैं इसमें। यंग लड़कियों को? हाँ, पहले तो मैंने कहा ना मेल्स होता था इस साइड में, अब यंग लड़की है, बच्चियां हैं, स्कूल में जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, अर्ली एज में, तो उनको ऐसे ही वीडियो कॉल आएगी, ठीक है, आपने उठा ली, दूसरी तरफ कोई अश्लील मूवी चल रही होगी, ठीक है, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर बोलेंगे देखो तुम तो अश्लील मूवी देख रही थी, तुम्हारे पेरेंट्स को भेजूंगा अभी, बचना है तो मुझे जो है वो दो, क्या नाम है, अपनी न्यूड फोटो दो या वीडियो दो। लड़के दे देते, और एक बार दिया तो फिर तो पेरेंट्स भी ब्लैकमेल, लड़की भी ब्लैकमेल। तो साइबर बुलिंग भी हो गया इसमें और सेक्सटॉर्शन भी हो गया। बताइए, तो ये इस तरह के केसेस हैं, आप क्या सलाह देंगे जनता को, लोग क्या करें जब उनको एहसास हो कोई पोर्टल है कि नज़दीकी थाने में जाएं? अच्छा, देखिए इस तरह के केस होने में सबसे पहले तो हमें कोशिश करके 1930 पे रिपोर्ट करना है। 1930 वो NCRP भी है उसका नाम, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, या 1930 वो अपने आप बताएंगे, जिससे वो एटलीस्ट आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी, FIR नहीं हुई। लेट मी मेक इट क्लियर कि आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। फिर वो जिस थाने का है, जहाँ का है, वहाँ तक चला जाता है ऑटोमेटिक। ये नेशनल हेल्पलाइन है, वहाँ से स्टेट जाता है, स्टेट से कंसर्न थाने को चला जाता है, तो उसमें प्रयास शुरू हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने कहा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है कि पुलिस जो है उसको इतना लेने की क्षमता नहीं है, तो वो प्रायोरिटी केसेस पे जाते हैं, जहाँ पे सेक्सटॉर्शन है या हनी ट्रैप है या बुली कर रहे हैं किसी लड़की को, स्टॉकिंग कर रहे हैं, वो हम प्रायोरिटी पे लेते हैं, या बड़ा फ्रॉड है उसको प्रायोरिटी पे लेते हैं। तो दूसरा स्टेप होगा कि आप या तो साइबर थाने में जाइए अपने, जो भी आपके स्टेट का है या आपके एरिया का है, आपके रेंज का है, या फिर आप जो है कंसर्न थाने में जाइए। हमारी ट्रेजेडी क्या है कि पुलिस बहुत ज़्यादा टैक्स हैवी नहीं है, जो हमारा थाना अध्यक्ष है, इंस्पेक्टर वगैरह, वो नॉर्मली अवॉइड करने की टेंडेंसी रखते हैं। जुरिस्डिक्शन उनका भी है लीगली, ये हम सबको, पब्लिक को समझना होगा। पब्लिक समझेगी तो अपना अधिकार जताएगी कि नहीं आपको करना है मेरा केस, है ना। उनका जुरिस्डिक्शन है हर लोकल थाने का भी, क्योंकि कुल मिला के तो फ्रॉड भी तो है ना ये जी, तो वहाँ पे केस रजिस्टर कराएंगे, परसू करेंगे। अब दूसरा प्रॉब्लम है, थाने वाले क्यों हेजिटेंट, एक तो मैंने बोला इतने टैक्स से भी नहीं है, हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको टैक्स से भी बनाने की। दूसरी प्रॉब्लम है कि क्रिमिनल जाने कहाँ बैठा है, मतलब केस वर्कआउट करना आसान नहीं है। तीसरी है कि आप 1-2 जना जाएगा तो उसको वो दबोच लेते हैं। पूरी हमने 10, 15, 20 केसेस एक साथ लेके जाते हैं, ठीक है, जिससे कि 15-20 की टीम होगी तो हम भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पड़ेंगे, है ना। तो मेरा मतलब है, कई बार जामताड़ा वगैरह की रेड में आप लोगों को दिक्कतें हुई, वही मैं कह रहा हूँ, जामताड़ा जाना हो, मेवात जाना, तो हम लोग एक बड़ी टीम भेजते हैं और लंबी तैयारी के साथ जाते हैं कि भैया वहाँ हफ्ता 10 दिन 15 दिन रुकना पड़ सकता है,
तो वो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो मतलब केस को ना टेकअप करे, और पेटी केसेस को लोग भी छोड़ देते हैं कि चलो 10-5 हज़ार का धोखा हो गया। बट मेरे विचार से जितना भी बड़ा केस है उनको हमें फॉलो करना चाहिए, कंसर्न थाने से, कंसर्न एसपी से, पुलिस से, तो ज़रूर केस वर्कआउट होंगे, सॉल्यूशन भी निकलेंगे। क्योंकि देखिए इसमें जब तक क्रिमिनल्स को जेल नहीं भेजेंगे तो वो तो क्राइम करता रहेगा। अभी हमने एक बंदा पकड़ा मेवात से हाल ही के दिनों में, उसके अगेंस्ट 150 FIR निकला। अच्छा। और 2000 प्लस कंप्लेंट। बाप रे। तब जाके तो हाथ में आ रहे हैं। सोचिए अब नॉर्मल क्रिमिनल में इनकी रेशो में कितना बड़ा फर्क हो गया। ये मैं एक जानना चाह रहा था चीज़ कि जैसे ये जब आप इन क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो पूछताछ में उनकी प्रवृत्ति के बारे में क्या समझ में आता है? जैसे जिस व्यक्ति ने आपकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाई, उसने क्या बोला फिर पूछताछ में? आप मिले उससे? मैं व्यक्तिगत तो नहीं मिला, किंतु उनको ये सोचते हैं कि भाई जितना बड़ा अफसर होगा उतना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा इनके नाम से। उनकी मानसिकता है, और उनको डर तो लगता ही नहीं जो मैंने बोला। वो सोचते हैं पहले तो केस ही नहीं रजिस्टर होगा, रजिस्टर हो भी गया तो पुलिस यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। तो ये सब उनके दिमाग में घुस गया है। हाँ, तो ये सब इसीलिए ज़रूरी है कि लोग समझें और लोग साइबर क्राइम से बचें। जैसे मैंने आपको 3-4 टिप्स दिए अभी बेसिक। क्या कहा मैंने? कहा ना कि किसी भी अननोन लिंक को मैं क्लिक ना करूं, मेरा मोबाइल या मेरा लैपटॉप क्लोन हो जाएगा। मैं किसी अननोन वीडियो को नहीं खोलना, ठीक है। मैंने जो है अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी ठोक पीट से जांच तो कर लूं। जो ये पहली कहानी है हनी ट्रैप वाली, भाई आप एक फेक प्रोफाइल को रियल प्रोफाइल को बिल्कुल अगर 5 मिनट देंगे तो समझ जाएंगे। सौरभ जी आप देखिएगा फेक प्रोफाइल में कभी भी 20, 25, 30, 50 से फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उसके तो जल्दी 1-2 महीने बंद हो जाते हैं ना प्रोफाइल, उनको बंद करने पड़ते हैं। और दूसरे उसकी नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत लिमिटेड होंगी, तो फेक प्रोफाइल आपको समझ आ जाएगा। और तीसरा कोई फॉरेन विदेशी महिला, सुंदर सी महिला आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही, क्यों भेज रही, उसका क्या इंटरेस्ट? आप सोचिए तो, सवाल करिए अपने से खुद को, मतलब 10, 20, 50 सेकंड दीजिए कि ये मैं मतलब। इसी तरह से OTP मांगते हैं आपसे, OTP मांगते हैं या आपका वो मांगते हैं पिन का नंबर। OTP से आपके खाते से पैसा जाता है, आता नहीं आपके यहाँ। वो कहते हैं मैं 10 रुपया सैंपल डाल के देख रहा हूँ, हम जाल में फंस जाते हैं। हम ATM में जा रहे हैं, हम क्या पता पीछे कोई कैमरा लगा हो, थोड़ा हाथ से ही उसको वो कर लें हम, हैं, थोड़ा अलर्ट होके जाए ना। मतलब हम ये मान के चलें जैसे आदमी पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में बड़ा पैसा लेके जाता था तो थोड़ा अलर्ट होके जाता था ना कि मेरे साथ क्राइम हो सकता है। तो वो ऑनलाइन दुनिया में भी मुझे अलर्ट होना है हर चीज़ में कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो सकता है। और फिर वो नंबर तो है ही 1930, अगर कभी हो जाए तो सबसे पहले वहाँ कंप्लेन करें, फिर लोकल थाने में जाए। यस। इसी तरह से लोग जैसे डबल पैसा हो रहा है, चाइनीज़ लोन ऐप आ रही है आजकल। भाई आप सस्ता लोन कौन देगा, क्यों देगा? सही बात है। आप ये अपने से ये क्यों सोच रहे हैं कि ऑनलाइन दुनिया में मेरे पास सब चीज़ का जादू आ गया, अचानक से बोलेंगे आपको विदेश से बिजनेस करा देंगे, जाने कितना बड़ा। ऐसा होता तो सारी दुनिया जैसे वो लकड़ी का कारोबारी सुपर रिच हो जाती। ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वही मैं बोल के रहा हूँ। चक्कर में फिर न्यूजीलैंड की एक रेयर धातु, ये डबल वो डबल। तो ये सब लालच है, मतलब लालच भी एक इसमें हमको फंसा रहा है, अज्ञानता भी हमको फंसा रही है, जल्दबाजी भी हमको फंसा रही है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। कीवर्ड इज बचना। इसी पर आज का ये किताब वाला समाप्त होता है। साइबर एनकाउंटर्स, प्रभात प्रकाशन से छपी ये किताब ऑनलाइन अपराधियों के साथ पुलिस की भिड़ंत की सच्ची कहानियां, जिसे लिखा DGP अशोक कुमार और OP मनोचा साहब ने। आप लोग यहाँ पर आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किताब वाला में किताबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बताइए और कौन सी किताबें हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। शुक्रिया।